वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक रिसेंटली रिलीज्ड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जिसका नाम है द ट्विन। और आपके होश उड़ा देने वाली इस मूवी को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत रात के वक्त निक नाम के छोटे लड़के से होती है। वो किसी को देखकर डर जाता है और उससे बचने के लिए अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लेता है। हाँ दोस्तों, सेफ्टी के लिए वो एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले लेता है। तो बाहर से एक बूढ़ी जो निक की दादी मालूम होती है, वैसे वो दरवाजे पे पूरी तरह पीटते हुए कहती है कि दरवाजा खोलो निक, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, जल्दी खोलो। पर निक रोता है कि मुझे नहीं देखना दादी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। और कुछ देर दरवाजा पीटकर वो चुप हो जाती है। लगता है वो चली गई, लेकिन दोस्तों इससे पहले निक चैन की सांस लेता दादी दरवाजा खोलकर अपने डरावने हाथों से निक को पकड़ लेती है। और यहाँ पे मूवी का टाइटल द ट्विन डालकर मूवी आगे बढ़ती है। कई साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और निक बड़ा हो चुका है। उसकी एक वाइफ और एक प्यारा सा बेटा भी है। वाइफ का नाम है शेल्बी और बेटे का नाम है जेरेमी। निक तो जेरेमी के साथ मस्त खेल रहा होता है। इसी बीच उसकी वाइफ ऑफिस चली जाती है और अब घर में सिर्फ निक और जेरेमी है। दोस्तों निक कहता है कि बेटा तुम एक काम करो, थोड़ी देर टीवी देखो, मुझे थोड़ा पेंटिंग करनी है। कहकर वो जेरेमी को टीवी के आगे बैठाकर खुद कमरे में जाकर अपनी ड्राइंग में बिजी हो जाता है। शायद दोस्तों निक एक आर्टिस्ट है। और अब जेरेमी टीवी पे कार्टून देखते देखते कार्टून कैरेक्टर की तरह डांस करने लगता है और डांस करते करते उसका शू लेस खुल जाता है, लेकिन वो इस बात को नोटिस नहीं करता। वैसे हेलोवीन की सीजन है दोस्तों ये। तो निक ने ऊपरी मंजिल में एक हेलोवीन पंपकिन रखा होता है। जेरेमी उसको लेने के लिए ऊपर जाता है क्योंकि उसको खेलना था उससे। थोड़ी देर में निक हॉल में आता है तो वहाँ जेरेमी नहीं होता। निक उसे ढूंढने लग जाता है। इसी बीच जेरेमी तो पंपकिन लेकर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास आता है, लेकिन तब उसके खुले हुए शू लेस पर वो दोबारा पैर रख देता है और डगमगाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। बदकिस्मती से बहुत बुरी चोट लग जाती है और बेचारा स्पॉट पे मर जाता है। निक की आंखों के सामने ये सब हो जाता है दोस्तों, और वो एकदम बिल्कुल क्या करता, खड़ा रह जाता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या हो गया। और उससे भी ज्यादा उसकी वाइफ बहुत दुखी होती है। दोनों को अब एक घर खाने को दौड़ता है। ना वो ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से खाना खा पाते हैं। और तो और दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था। निक तो चलती फिरती लाश की तरह हो जाता है दोस्तों। अगले दिन की बात है, वो कूड़ा डालने के लिए बाहर जाता है और तब उसे गराज में रखी हुई चीजें बड़ी अजीब दिखती हैं। उसको लगता है जैसे दूर से कोई उसको देख रहा है और उसकी पीठ से कोई दो हाथ उसको टच कर रहे हैं। ये सब फील होता है उसे। अगले सीन में शेल्बी को दिखाते हैं जो जेरेमी के रूम में लेटी है और अपने बेटे को याद करके बहुत ज्यादा रो रही है। कोई आवाज सुनकर वो बाहर झांकती है तो देखती है कि ओ माय गॉड, निक एक पेड़ की टहनी पर फांसी लगा रहा है। शेल्बी घबरा कर तुरंत नीचे जाकर उसको रोकती है, बचाती है उसको। इसके दोस्तों यहाँ से 3 महीने के बाद दिखाते हैं कि निक 3 महीने से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था और अभी वो घर पे लौट आया है। शेल्बी को लगता है कि इस घर में रहने से निक को जेरेमी की यादें आती रहेंगी हमेशा, इसीलिए उसको गिल्ट फीलिंग रहेगी कि उसने जेरेमी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। तो वो क्या करती है, निक को उसके बचपन के घर में लेके जाती है, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था दोस्तों। जहाँ दादी आई थी वही घर। उस पुराने घर के आगे एक पेड़ होता है जिसकी टहनी पर एक रस्सी बंधी होती है। निक उसको देखकर घर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ निक की चीजें होती हैं। तो वो पूछता है क्या तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रहोगी, यहाँ तो मेरी चीजें हैं। तो शेल्बी कहती है वो क्या है ना, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए फिलहाल तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अक्सर यहाँ पे तुम्हें देखने आती रहूंगी। पर इसी बीच निक को लगता है जैसे कि शेल्बी के पीछे एक डरावना रूप खड़ा है और वो अपनी गर्दन घुमा घुमा कर निक को देख रहा है। उसको देखकर निक की पैंट गीली हो जाती है दोस्तों। तो शेल्बी पूछती क्या हो गया तुम्हें। निक कहता है कुछ नहीं बस। और तब एक थेरेपिस्ट आता है जिसको शेल्बी ने निक के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए यहाँ पे हायर किया हुआ है। लेकिन निक को इस बात पे बड़ा गुस्सा भी आता है क्योंकि शेल्बी ने निक की मर्जी जाने बगैर ही इंतजाम किया होता है। मतलब उससे नहीं पूछा कि कोई थेरेपिस्ट चाहिए तुम्हें कि नहीं चाहिए। निक कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे थेरेपी की कोई जरूरत ही नहीं है, अब समझे। लेकिन दोस्तों ये थेरेपिस्ट जिसका नाम बर्नार्ड है, वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए थे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स तो है और उसके लिए तुम्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और कुछ दवाइयों की भी जरूरत है। मैं देखो रोज आकर तुम्हें दे दिया जाऊंगा, तुम कैसे हो, दवाइयाँ ठीक से खाते हो या नहीं, तुम्हारी कंडीशन में सुधार है या नहीं, ये सारी चीजें मुझे नोट करनी होंगी। फिर दोस्तों वो निक को एक टैबलेट देता है और कहता है तुम इसे खा लेना कल को, और मैं कल आकर तुम्हें देखूंगा। फिर शेल्बी भी उसके साथ बाहर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले शेल्बी निक को एडवाइस दे जाती है कि जो होना था सो हो गया, उसके बारे में सोचकर प्लीज अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, प्लीज अपने सदमे से बाहर निकलने की कोशिश करो तुम। ये कहकर वो वेडिंग रिंग, हाँ दोस्तों वेडिंग रिंग उसके हाथ में थमाकर आई लव यू कहकर चली जाती है। मतलब ये क्या, शेल्बी निक से अलग होना चाहती है, साफ साफ दिख रहा है। उस रात निक को उस बड़े घर में अकेला सोना पड़ता है। जब जेरेमी जिंदा था तो एक दिन गार्डन की बात है, गार्डन में निक ने उसकी फोटो क्लिक की थी। उस फोटो को देखकर वो अपने बेटे की पेंटिंग बनाना शुरू करता है। फिर बर्नार्ड का दिया हुआ टैबलेट भी ले लेता है। हालांकि उसने कल खाने को कहा था, लेकिन यह भी ले लेता है। निक अब सोने जाता है, लेकिन तब उसकी दादी की आवाज आती है कि बाहर आ जाओ निक। और ये सुनकर निक विंडो का स्क्रीन हटाकर देखता है, लेकिन बाहर कोई होता ही नहीं। हाँ लगता है ये मेरा वहम होगा। यही सोचकर वो विंडो बंद
बंद कर देता है। लेकिन तब फिर से उस बुढ़िया की आवाज आती है। निक फिर बाहर आकर देखता है तो अचानक बुढ़िया का हाथ उसके सर पकड़कर उसे खींच ले जाते हैं। निक झट से आंखें खोलता है तो पता चलता है बहुत ही गंदा सपना था ये, और सुबह भी हो चुकी है। फिर बर्नार्ड आ जाता है और निक का हालचाल पूछता है कि कैसे रहे रात भर, और ये भी कहता है कि देखो अगर तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो बेझिझक कर दो। लेकिन यहाँ निक बार बार एक ही बात दोहराता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे। बर्नार्ड कहता है कि बेटे की मौत के बाद तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी ये मैं देखो समझ सकता हूँ, क्योंकि 3 साल पहले मेरी बेटी ने गन निकालकर अपने आप को शूट कर लिया था। बेचारी वो चल बसी, मैं तो सच बताऊं तब टूट गया था, लेकिन फिर मैंने मन बना लिया कि मैं उस सदमे से बाहर निकल आऊंगा, और मैं कामयाब भी रहा। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम जरूर अपने उस दुख से बाहर निकल सकते हो, इसलिए देखो मैं तुम्हें जो ट्रीटमेंट देना चाहता हूं उसमें मेरे साथ प्लीज कोऑपरेट करो। लेकिन बर्नार्ड की हर बात निक को गाली की तरह सुनाई देती है। वो कहता है कि आप इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं। बर्नार्ड कहता है मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई, मैं तो तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। और जब बर्नार्ड दोस्तों बाहर आता है ना तो वहाँ निक की पड़ोसन आती है जो जरा बुजुर्ग है, और जब निक बचपन में यहाँ रहता था ना तब से वो उसको जानती है। बचपन में ही बेचारे के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और उसके बाद इस घर में सिर्फ निक और उसकी दादी रहते थे। कुछ साल के बाद निक की दादी भी हार्ट अटैक से मर गई। अब ये पड़ोसन दोस्तों कुछ और बताने के लिए मुंह खोलती तो है, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं करती। बर्नार्ड उसको अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कुछ और बात याद आए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। कहकर बर्नार्ड तो चला जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ घर में खाने को कुछ होता नहीं, तो निक कुछ चीजें खरीदने सुपरमार्केट जाता है। वहाँ ना एक आदमी फोन पे बात कर रहा होता है, लेकिन निक को उसकी बातें भी गाली की तरह सुनाई पड़ती हैं, और निक से ये बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। वो शेल्बी को कॉल करता है, लेकिन ये क्या यार, वो कॉल ही नहीं उठाती। निक उसको वॉइस मैसेज भेज देता है कि प्लीज मुझे कॉल करो शेल्बी। कहकर वो अपना हाथ देखता है, ओह, तो पता चलता है कि उसकी नसें दिख रही हैं, और वो भी काले रंग की। फिर निक घर आ जाता है डर के मारे। वैसे आपको बताऊं तो निक और जेरेमी मिलकर कुकीज बनाया करते थे दोस्तों पहले, और उसी बारे में सोचते सोचते निक कुछ कुकीज बनाकर ओवन में रखता है। फिर ऊपर जाकर वही जेरेमी की पेंटिंग में लग जाता है। तभी निक के कान में किसी की आवाज गूंजती है और कुछ विजुअल्स दिखते हैं, लेकिन वो विजुअल्स क्या है ये साफ साफ दिखाई नहीं जाता। फिर निक जेरेमी की फोटो पर उसके चेहरे को सहलाने लग जाता है, लेकिन वो एक पेंटिंग की तरह मिटने लगता है। और तभी सीढ़ी के पास कोई आवाज आती है, तो निक वहाँ भागता है तुरंत और देखता है कि वहाँ पे जेरेमी खड़ा है और उसके सर पे पंपकिन रखा हुआ है दोस्तों। वो जेरेमी से बात करने के लिए उसकी ओर जाने ही लगता है तो सीढ़ियों के साइड में रखे फोटोज सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं। निक ऊपर जाता है लेकिन वहाँ जेरेमी होता नहीं, और तब नीचे निक को उसकी दादी की आवाज दोबारा आती है कि मुझे उठा लो निक। निक नीचे झांकता है तो उसकी दादी दीवार पर अपना सर पटक रही होती है। फिर अचानक अपना सर पीठ की तरफ घुमाकर निक को बड़ी खतरनाक तरीके से घूरती है। निक की भी हालत खराब हो जाती है दोस्तों। इतना ही नहीं, अब निक के सामने उसी जैसा दिखने वाला एक और रूप नजर आता है। अगर निक का एक ट्विन ब्रदर होता तो शायद वो ऐसा ही दिखता। इतना ही नहीं दोस्तों, उस ट्विन ने जेरेमी पर हाथ रखा होता है, और हैरानी की बात तो यह है कि जेरेमी का चेहरा नहीं होता, क्योंकि निक ने उसके फोटो में उसका चेहरा मिटा दिया था। मतलब ऐसा निक को दिखता है। और तब वो ट्विन झट से जेरेमी को सीढ़ियों से धकेल देता है नीचे। निक अपने बेटे को बचाने के लिए खुद भी कूद पड़ता है दोस्तों, और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर हो जाता है बेहोश। आधी बेहोशी में उसे ऐसा फील होता है जैसे कि शेल्बी उसके पास है और वो अपने बेटे के बाल सहलाते हुए सो रहा है, हालांकि उसके बेटे का चेहरा नहीं दिखता। बहुत देर बाद निक को होश आता है तो उसे याद ही नहीं होता कि वो यहाँ आया कैसे, और थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ कुछ याद नहीं। फिर निक पागलों की तरह ब्लैक पेंट से कागज पर न जाने क्या क्या बनाने में लगा होता है। इसी बीच शेल्बी निक का वॉइस मैसेज देखती है, जिसमें निक ने कहा था कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज मुझे कॉल करो। यार अब ये देख कर ना शेल्बी को भी थोड़ा बुरा लग जाता है, क्योंकि वो बेचारे निक को जिसे मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसे उस बड़े घर में अकेला छोड़कर आ गई। उसे अब रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब वो रोने लग जाती है कि सॉरी निक, मैं हमारे बेटे जेरेमी से जितना प्यार करती हूँ, जितना मिस करती हूँ, उतना ही तुम्हें भी मिस करती हूँ। लगता है मैंने गलती कर दी। तो अगली सुबह बर्नार्ड निक को देखने आ जाता है, और तब पड़ोस की औरत उसको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाती है और बताती है यही तो थी निक की दादी जो हार्ट अटैक से मारी गई थी। जिस दिन वो मरी ना, निक मेरे घर भागा चला आया, लेकिन उसने साफ साफ कुछ कहा नहीं, बस डर के मारे बड़बड़ाने लगा कि दादी फैच। दरअसल दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, आयरिश लोक कथाओं के अनुसार क्या होता है कि हर इंसान का एक ट्विन होता है जो कि बुरे थॉट से बनता है। दिखने में वो उसी इंसान जैसा दिखता है लेकिन बुरा होता है, और उसी डबल को या उस ट्विन को फैच कहा जाता है। समझ गए आप? खैर, अब बर्नार्ड पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ फिर, तो वो पड़ोसन बताती है निक की दादी के मरने के बाद अगले दिन मैं उनके घर गई, सोचा घर की थोड़ी साफ सफाई कर दूं, लेकिन मैंने देखा कि घर में रखे फोटोज से बाकी चीजें, यहाँ तक कि खिड़कियों के ग्लासेस भी टूटे हुए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि ये सब हुआ कैसे। और यहाँ निक को दोस्तों फिर अपने बेटे का रूप दिखता है, और उसे खतरनाक ट्विन का रूप भी नजर आता है अपने सामने, जिसको देखकर निक झट से आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी एक उंगली पूरी तरह से काली हो चुकी है। वो टेंशन में अपनी आंखें मलकर फिर देखता है, और
अब वो उंगली नॉर्मल। फिर वो उठकर कुछ चीजों को पैक करके अटारी में डालने जाता है और एन वक्त पर दोस्तों बर्नार्ड आ जाता है वहाँ पे। वो भी फिर निक की मदद करता है। तो अटारी के पास पहुंचने के बाद वहाँ बिल्कुल अंधेरा देखकर निक डर जाता है। बर्नार्ड पूछता है क्या हो गया, तो निक कहता है कुछ नहीं, बस मुझे होता है कुछ अजीब सा। आप एक काम कीजिए, नीचे मेरे कमरे में कुछ बुक्स हैं, आप इस बॉक्स को यहीं रखकर उन बुक्स को ले आइए। और बर्नार्ड भी बुक्स लेने के लिए नीचे चला जाता है। फिर निक यहाँ चीजें अरेंज करता है और तब अचानक से निक के सामने फांसी का फंदा दिखाई देता है और कबर्ड के नीचे कुछ हिलने भी लग जाता है। निक लाइट ऑन करता है तो वहाँ निक का वही ट्विन दोस्तों बिल्कुल सिकुड़ कर छुपा होता है। निक बहुत ज्यादा डर जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में। लेकिन तब उसके कानों में कई आवाजें गूंजती हैं अलग अलग तरह की कि तुम किसी काम के नहीं हो, जेरेमी के बजाय तुम्हें मर जाना चाहिए था, उसकी मौत तुम्हारी गलती थी, तुम अपने बेटे के कातिल हो, अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ, फांसी लगा लो, तुम बहुत बुरे बाप हो। इस तरह के ताने उसको सुनाई देते हैं दोस्तों। और बर्नार्ड जो नीचे निक के कमरे में जाता है वो देखता है कि दरवाजे पर निक ने एक चेयर से ब्लॉक किया हुआ है ताकि दूसरी तरफ से कोई उसको खोल न दे। ये देखकर बर्नार्ड को भी बड़ा अजीब लगता है कि ये करता क्या है यहाँ। फिर वो बुक्स बटोर रहा होता है कि द डॉक्टर्स फैच नाम की एक बुक पर उसकी नजर पड़ती है। वो भी उसको लेकर ऊपर आने लगता है। इसी बीच निक देखता है कि कबर्ड के नीचे अब ट्विन है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गया। लेकिन अचानक वो निक का हाथ पकड़ लेता है। इतने में बर्नार्ड आ जाता है और पूछता है कि क्या हो गया निक, तुम इतने टेंस्ड क्यों हो। तो निक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और ट्विन का रूप भी गायब दोस्तों। फिर बर्नार्ड निक को उसके बुक्स पकड़ाता है और ऊपर रखे उस बुक को देखकर वो डरने लगता है क्योंकि उसमें कई अमानुष्य इमेजेस बने होते हैं। बर्नार्ड पूछता है कि निक, तुमने अपने कमरे के दरवाजे को उस चेयर से ब्लॉक क्यों करके रखा हुआ है, तुम किससे डर रहे हो, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन निक कुछ नहीं कहता और बुक्स के पन्ने पलटने लगता है। अचानक बर्नार्ड की आवाज चेंज हो जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। निक चौंक कर मुड़ता है लेकिन अब बर्नार्ड एकदम नॉर्मली बातें करता है और पूछता है क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ उस बुक में जो तुम इतनी देर से देख रहे हो। निक कहता है कुछ खास नहीं, इसी बुक से मेरी दादी बचपन में मुझे कहानियां सुनाया करती थी, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फिर दोनों नीचे जाने लगते हैं लेकिन जाने से पहले बर्नार्ड खुद दोस्तों एक बार उस कबर्ड के नीचे झांकता है लेकिन वहाँ कोई होता नहीं। फिर बर्नार्ड जाने लगता है और जाने से पहले निक से पूछता भी है कि अगर तुम अभी भी मुझे अपने बेटे जेरेमी के बारे में कुछ बताना चाहते हो या अपने दिल की कोई भी बात शेयर करना चाहते हो तो मैं रुक सकता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे जाने की जल्दी नहीं है। और इस बार निक दिल खोलकर कुछ बातें बर्नार्ड के साथ शेयर करता है। वो बताता है कि मेरे बेटे को गुजरे हुए कई महीने बीत चुके हैं लेकिन मुझे लगता है जैसे वो घटना कल ही घटी है और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने बस आते रहते हैं। और दोस्तों जब जेरेमी सीढ़ियों से गिरकर मर गया था ना, तब भी निक को एहसास ही नहीं था कि वो मर चुका है, उसे होश ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा था। फिर निक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और जब उसकी वाइफ शेल्बी रोने लगी कि मेरा बेटा अब नहीं रहा, तब जाकर निक ने रियलाइज किया था कि जेरेमी मर चुका है, मतलब वो इस कदर अपना होश खो चुका था। अब वो आगे बर्नार्ड को बताता है कि इन सब के अलावा मुझे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं, नींद में भी कुछ अमानुष्य रूप नजर आते हैं। बर्नार्ड पूछता है किस तरह के रूप हैं वो, मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ ना। लेकिन निक कहता है आज के लिए इतना काफी है, मैं और ज्यादा बताने की मानसिक स्थिति में नहीं हूँ। बर्नार्ड भी कहता है कि ठीक है, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो और कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। कहकर वो चला जाता है। फिर निक घर में जाकर जेरेमी की पेंटिंग बनाना जारी रखता है और तब उसे उसका बेटा जेरेमी पीछे बैठकर खेलता हुआ दिखता है और निक ये भी देखता है कि उसके शू लेस खुला हुआ है, उसके बेटे का मतलब। तो वो उसका लेस बांधने के लिए जैसे उसके पास जाता है तो पेंटिंग से आवाज आती है और जब निक मुड़ता है तो देखता है कि जेरेमी के चेहरे पर किसी ने ब्लैक पेंट लगा दिया है। इतने में वहाँ पे बैठा जेरेमी गायब दोस्तों, बिल्कुल। निक उसको ढूंढते ढूंढते कमरे में आ जाता है लेकिन वहाँ की फोटोज में भी जेरेमी का चेहरा मिटा हुआ दिखता है। और अब नीचे टीवी पे एक कार्टून शो प्ले होने की आवाज आती है और याद होगा दोस्तों आपको, ये वही कार्टून शो है जिसको देखकर उस दिन जेरेमी डांस करने लग गया था। निक धीरे से नीचे आता है तो जेरेमी वहीं बैठा टीवी देख रहा होता है। फिर निक उसके पास जाने लगता है कि अचानक विंडो ग्लास तोड़कर वो ट्विन अंदर आ जाता है और निक के सामने आकर चिल्लाता है। तो निक विनती करता है कि प्लीज मुझे इस घर से आजादी दे दो, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। अचानक निक की आंखें खुलती है तो ट्विन वहां नहीं होता लेकिन विंडो ग्लास टूटा होता है। ओह, निक का तो सर फट गया था जैसे, उसे समझ ही नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उस रात पड़ोसन और उसका पोता दोस्तों अपने गार्डन में काम कर रहे होते हैं और तब वो देखते हैं कि निक अपनी खिड़की से उनको घूर रहा है बड़े अजीब तरीके से। पर पड़ोसन उसको देखकर कैजुअली हाथ हिलाती है लेकिन निक तो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहता है जैसे कोई भूत है। अगले दिन दोस्तों बर्नार्ड शेल्बी से मिलता है और उससे वो बुक दिखाता है जिसकी कहानियां निक के बचपन में उसकी दादी उसको सुनाया करती थी और वो भी निक के पेरेंट्स की मौत के बाद। शेल्बी कहती है तो इसमें अजीब क्या है, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाकर उनको सुलाते हैं, मैं भी अपने बेटे को कहानियां सुनाया करती थी। बर्नार्ड कहता है ये बच्चों के लिए लिखी गई कहानियां नहीं है,
तुम पेज 52 को पढ़कर देखो, फिर पता चलेगा। शेल्बी भी देखती है तो उसमें एक ड्राइंग होती है जिसमें एक आदमी फांसी पे लटक रहा है। और तब शेल्बी को याद आता है कि जेरेमी की मौत के बाद निक ने ठीक ऐसे ही एक दिन इसी तरह से घर के पास वाले पेड़ पर फांसी लगाने की कोशिश की थी और तब मैंने उसको बचा लिया था। अब शेल्बी को निक पे बड़ा तरस आता है कि ऐसी दादी की परवरिश में रहना पड़ा था बेचारे को। लेकिन दोस्तों, इस बुक में सिर्फ ये नहीं, एक और प्रॉब्लम भी है। ऐसा माना जाता है कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और हम ज्यादातर उस बुरे इंसान को बाहर नहीं लाते, उसे दुनिया से छुपा कर रखते हैं और अच्छा इंसान बनकर जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बुक में लिखा है कि जब किसी की मौत करीब हो तो फैच नाम का एक एविल जो उसी इंसान जैसा दिखता है, यानी कि उस इंसान का एविल ट्विन, वो नजर आने लगता है और वो एविल ट्विन उस इंसान को खुद ही मर जाने पे मजबूर करता है। और इसीलिए निक ने उस दिन फांसी लगाने की कोशिश की थी, ऐसी नहीं की थी। तो शेल्बी पूछती है क्या ये कहानियां सच है क्या? बर्नार्ड कहता है नहीं, ये सारी कही सुनी बातें। लेकिन एक बच्चा जो बचपन से अपनी दादी के मुंह से इस तरह की कहानियां सुनता आ रहा था, उसके लिए तो ये सब सच था और उसके दिमाग की गहराइयों में ये कहानियां बस चुकी थी और निक उन सबको भी मानने लग गया है। और तो और जिस दिन उसकी दादी मरी थी ना, वो पड़ोसन के घर गया था और वहाँ पे दादी फैच करके बोलने लगा, यानी कि कहानियों में सुने हुए फैच को वो सच मानता था और इसी वजह से उसे इस तरह के अमानुष्य रूप दिखते थे, खासकर फैच जो कि उसके ही ट्विन जैसा दिखने लगा लेकिन राक्षसी पद्धति का। इसी वजह से निक की दिमागी हालत भी खराब हुई और बुरे से बुरे सपने उसको आने लगे, डरावनी आवाजें उसको आने लगी। ऐसी मानसिक स्थिति में ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कुछ तो पागल हो जाते हैं और कुछ लोग खुद को घायल करके किसी तरह उस राक्षसी ट्विन से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, या उस शैतानी ट्विन से कह लो। शादी करके एक बेटा भी हो जाने के बाद निक धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गया था, लेकिन जेरेमी की मौत के बाद फिर उसका दिमाग ये संतुलन खो गया और उसे फिर अमानुष्य विजुअल्स दिखने लगे और आवाजें सुनाई देने लगी अलग अलग। हमारे हिसाब से तो निक जो देख रहा है दोस्तों, जो सुनाई दे रहा है, वो सब झूठ है, महज उसका इमेजिनेशन। लेकिन जहाँ तक निक का सवाल है, उसके लिए वो सब सच है, क्योंकि वो बेचारा रोज इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तड़प रहा है। दूसरी ओर निक पागलों की तरह दीवार पर अपना सर जोर जोर से पटकने लगता है और चिल्लाता है कि मेरे सर के अंदर से निकल जाओ, छोड़ दो मुझे। तब हमें ये विजुअल दिखाया जाता है दोस्तों कि उसके शरीर को चीरकर वो एविल ट्विन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आखिर निक किसी तरह इस घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप लॉक हो जाता है। दूसरी ओर बर्नार्ड शेल्बी को बताता है कि देखो, हमें बस किसी तरह निक को हॉस्पिटल जाने के लिए कन्विंस करना है और सही ट्रीटमेंट से कुछ ही महीनों में या एक साल के अंदर वो ठीक हो जाएगा। उसके जो ये बुरे एक्सपीरियंसेस हैं वो रुक जाएंगे। शेल्बी निक से बात करने के लिए उसे कॉल करती है। इसी बीच निक थोड़ा काम डाउन हो जाता है और सारे विंडोज को टेप से सील करने लगता है। वो शेल्बी का कॉल उठाता है तो वो पूछती है तुम ठीक तो हो ना? निक बहुत कैजुअली, बहुत ही आराम से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खैर देखो मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर वो कॉल काट देता है। उस रात बर्नार्ड निक के घर आता है तो उसको खाना देकर उसके साथ बैठकर बातें करता है, तो वो नोटिस करता है कि निक के रंग एकदम बदले बदले लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब उस एविल ट्विन ने निक को डोमिनेट कर लिया है, मतलब निक के ऊपर उस शैतानी ट्विन का कंट्रोल आ गया है और अब निक खुद की तरह नहीं बल्कि उस शैतानी ट्विन की तरह काफी रूडली बातें करता है। बर्नार्ड उसे कुछ टैबलेट्स देता है दोस्तों और कहता है कि देखो हर रात एक एक खा लेना टाइम से, लेकिन निक तो पूरी शीशी खाली कर देता है और सारे टैबलेट्स मुंह में डालकर कहता है कि तुमने जो कहा मैंने कर दिया ना, अब मुझे अकेला छोड़ दो। पर अब बर्नार्ड उसे हिप्नोटाइज करके उससे उसके पास्ट के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है और निक भी अब बेहोशी की ओर जा रहा था तो वो कुछ बातें बताता है जो हमें विजुअल्स में दिखाई जाती हैं। निक की दादी बहुत ही सरफरी औरत मालूम होती है दोस्तों, शायद वो निक को टॉर्चर भी करती थी। जिस दिन वो मरी थी ना, उस दिन मरने से पहले जब दादी का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, उस हाल में भी वो निक को घसीटकर आईने के पास लेकर गई और उसको जबरदस्ती आईने में अपना चेहरा देखने पे मजबूर करने लगी। वो डराने लगी कि देखो मुझे मरने से पहले ऐसा डरावना हो जाता है चेहरा, तुम्हारा भी यही हाल होगा निक। और निक बेचारा डर के मारे अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से पड़ोस के घर भागा चला आया और दरवाजे पे पेटने लगा पड़ोस में। निक बस यहीं तक बताता है दोस्तों, लेकिन बर्नार्ड बार बार पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय निक उस सपने की दुनिया में अपने बेटे जेरेमी को ढूंढने लग जाता है। मतलब एक तरफ से अभी फिलहाल के लिए उसका रियलिटी से कनेक्शन कट और वो सपने की दुनिया में बेटे को ढूंढ रहा है। तब अचानक वो ट्विन आकर निक को पकड़ लेता है और उसके गले में फांसी का फंदा लगा देता है। निक फिर दर्द के मारे चिल्लाता है, लेकिन बर्नार्ड कहता है उस ट्विन को तुम पर हावी मत होने दो निक, उसे डोमिनेट मत करने दो। लेकिन निक से दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत चिल्लाता है। इस वजह से बर्नार्ड 1 2 3 कहकर निक को उसके सपने से बाहर ले आता है, यानी होश में लेके आ जाता है। और होश में आते ही निक रोता है कि मेरा बेटा मर गया और वो भी मेरी वजह से, मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं रहा। निक ने बहुत सारे टैबलेट्स खा लिए थे जिसकी वजह से उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है आराम से। फिर बर्नार्ड शेल्बी को कॉल करके कहता है कि निक की हालत बहुत ही खराब हो गई है, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम आओगी तो उसे कन्विंस करने में आसानी होगी, जल्दी आ जाओ। वो भी मान जाती है दोस्तों। उस रात क्या था कि बर्नार्ड निक के साथ ही रहता है,
अगले दिन शेल्बी आती है और वो निक से कहती, देखो हमें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना है, हम दोनों को थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है, मैं भी काम से छुट्टी ले लूंगी और तुम भी चलो। अब दोस्तों निक कहता है कि तुम्हें अचानक ये क्या हो गया है, वैसे तो तुम बस अपना काम यही लगी रहती हो, अब अचानक ये छुट्टी क्यों लेना चाहती हो? अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर निक बाथरूम में जाकर मुंह धोता है तो उसके हाथ बिल्कुल उसी एविल ट्विन के हाथ जैसे हो जाते हैं, एकदम काले दोस्तों, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है। इसी बीच पड़ोसन निक से मिलने आती है। वो शेल्बी से कहती है कि मैंने निक को बचपन में देखा था, क्या मैं फिर उससे मिल सकती हूँ? मेरा पोता भी मेरे साथ आया है। शेल्बी कहती है वो फ्रेश हो रहा है, अब आ जाइए, हम गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर में दोस्तों निक आ जाता है और एकदम नॉर्मली बात करता है जैसे उसको कुछ हुआ नहीं, लेकिन पड़ोसन का पोता गार्डन में खेल रहा होता है, जिसको देखकर निक उसके पास जाता है और उसे उठा लेता है कि बेटा जेरेमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें मिस कर दिया, चलो घर के अंदर चलते हैं, कहकर वो उसको घर के अंदर लेकर जाने लगता है। शेल्बी और पड़ोसन तो बहुत रोकती हैं, लेकिन वो नहीं मानता, तो शेल्बी निक को थप्पड़ मार देती है दोस्तों, थप्पड़, और तब जाकर वो अपने होश में आता है और उस लड़के को उतार देता है नीचे। फिर शेल्बी निक को अंदर ले जाकर पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है निक, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो आजकल? बचपन में तुम्हारी दादी ने तुम्हें जो कहानियां सुनाई थी ना, वो सब झूठ थी, उन बातों को अपने दिमाग से निकाल लो, तुम जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो महज तुम्हारा इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। निक कहता है इमेजिनेशन है तो रहने दो, तुम्हें इससे क्या है, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? शेल्बी कहते देखो निक पागल मत बनो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। निक कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें याद है कि तुम मेरी वाइफ हो? वाओ, उस दिन मेरी हालत जानने के बावजूद तुम मुझे इस घर में छोड़कर चली गई थी ना, जबकि उस समय मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं तुम्हारा पति हूँ? और आज तुम्हें अचानक इतना प्यार क्यों मर रहा है मेरे ऊपर? दरअसल दोस्तों ये बातें निक नहीं बोल रहा था, बल्कि उसके अंदर से उसका जो ट्विन था वो बोल रहा था, वो शैतानी ट्विन, और उसी बात को निक दोहरा रहा था। और अब ट्विन उससे कहता है, मतलब अंदर ही अंदर, कि ये शेल्बी तुमसे प्यार नहीं करती, वो चाहती है कि तुम इसी घर में पड़े पड़े सड़कर मर जाओ, इसलिए उसको जिंदा मत छोड़ो, मार डालो उसको। लेकिन यहाँ निक रियलाइज कर लेता है कि ट्विन उसको मैनिपुलेट कर रहा है। वो चिल्लाता है कि शेल्बी प्लीज, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, जल्दी निकल जाओ। शेल्बी भी घबरा कर चली जाती है दोस्तों, और अपनी कार में बहुत दूर निकल जाती है। और यहाँ दोस्तों निक उस ट्विन को अपने ऊपर हावी होने से रोकने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन ट्विन निक को खिड़की से बाहर उस पेड़ को दिखाकर उकसाता है कि पेड़ पर जो रस्सी है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी जाओ और फांसी लगा लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और इसी बीच दिखाते हैं दोस्तों कि वो ट्विन निक के शरीर को चीर कर बाहर निकल रहा है। दूसरी ओर शेल्बी वहां से भाग तो आई थी, लेकिन वो निक को इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और तुरंत बर्नार्ड को कॉल करके मदद मांगती है। अगले सीन में शेल्बी और बर्नार्ड दोनों ही निक के घर पे आ जाते हैं, तो देखते हैं कि पूरे घर में हर तरफ ब्लैक पेंट से कुछ ड्रॉ किया हुआ है। ड्राइंग बोर्ड्स में भी उसने शैतान का रूप ड्रॉ किया होता है दोस्तों। आखिर वो निक को देख लेते हैं, लेकिन वो अपनी पीठ दिखाकर खड़ा होता है और उसके सामने वही ट्विन खड़ा होता है। शेल्बी और बर्नार्ड निक से कहते हैं कि देखो तुम्हें जो दिख रहा है, तुम जो देख रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सच नहीं है निक, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन तब वो शैतानी ट्विन निक की बॉडी को छोड़कर बर्नार्ड की गर्दन पकड़ लेता है। तो शेल्बी कहती नहीं, तुम सच नहीं हो, तुम झूठ हो। इस पर ट्विन शेल्बी की भी गर्दन पकड़ लेता है और इतने में निक को होश आ जाता है दोस्तों, और वो ट्विन से कहता है कि उन्हें छोड़ दो, तुम मेरे शरीर के अंदर थे, मेरे शरीर में वापस आ जाओ। वो भी निक के पास आ जाता है और निक की गर्दन दबाने लगता है। निक भी उसकी गर्दन दबाने लग जाता है दोस्तों। आखिर में वो शैतानी ट्विन निक के शरीर के अंदर चला जाता है और फिर निक की हड्डियों को ऐसे कुचलता है कि क्या कहें। तब आता है बर्नार्ड को एक आइडिया। वो एक चेयर डालकर उस पर एक रस्सी से फांसी का फंदा बांध देता है और निक से कहता है कि तुम इस पे चढ़ जाओ और खुद को फांसी लगाओ। शेल्बी चिल्लाती है कि ये क्या कर रहे हो बर्नार्ड, निक को मार डालोगे क्या? बर्नार्ड कहता है नहीं नहीं, मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं निक को नहीं, उस ट्विन को मारना चाहता हूँ। फिर वो निक को हिप्नोटाइज करता है दोस्तों, जिसकी वजह से निक अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो खुद को एक खुली जगह पे पाता है, जहाँ एक दरवाजा है। तो निक उसे खोल कर अंदर आता है, तो एक और वही शैतानी ट्विन खड़ा होता है, तो दूसरी ओर जेरेमी बैठा होता है। अब निक जेरेमी से बात करने उसके पास जाता है, लेकिन तब भी उसे जेरेमी का चेहरा एकदम धुंधला धुंधला दिखता है दोस्तों। तो इस पर निक टूटकर रोने लग जाता है कि मुझे अपने बेटे का चेहरा याद ही नहीं आ रहा। लेकिन तब शेल्बी जेरेमी के बारे में बताने लगती है कि वो कैसा दिखता था, उसकी आंखें कैसी थी वगैरह वगैरह। आखिरकार निक को अपने बेटे का चेहरा याद आ ही जाता है दोस्तों, और वो सपने में अपने बेटे को देखकर उसे गले लगा लेता है। तब वो ट्विन निक का गला दबाने आ जाता है। सपने में वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन रियल में तो निक चेयर से नीचे उतरकर अपनी गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है। बर्नार्ड कहता है कि उस ट्विन से लड़ो, उसे अपने पे कंट्रोल मत होने दो, उसे मार डालो। और तब निक झट से अपने गले में पड़े हुए फंदे को निकालकर उसी ट्विन के गले में फंसा देता है और ऊपर से नीचे भी धकेल देता है। और दोस्तों
उस सपने की दुनिया में वो ट्विन मारा जाता है। अब हो जाता है निक बिल्कुल नॉर्मल और अपनी रियलिटी में लौट आता है। इसके बाद भी कुछ दिनों के लिए बर्नार्ड के थेरेपी सेशंस चालू रहते हैं और कुछ महीनों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर दोस्तों हम उसको एक नए घर में देखते हैं उसकी पत्नी के साथ। इसी बीच इन्होंने अपने बेटे का वो पेंटिंग पूरा कर लिया था क्योंकि उसे अपने बेटे का चेहरा साफ साफ याद आ चुका था। इस तरह अपने बुरे सपनों से, अमानुष्य विजुअल्स और खासकर अपने उस शैतानी ट्विन से निक पूरी तरह से छुटकारा पा चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।